जय हिंद साथियों, आज अपने गोले से संबंधित सवाल करेंगे। लास्ट क्लास में अपनों ने शंकु कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। कोशिश रहेगी 2 क्लासों में अपने गोले को कंप्लीट करेंगे और अगली 2 क्लासों में अपने बेलन को। आने वाले संडे से पहले क्षेत्रमिति अपनी पूरी हो जाएगी। चलो ठीक है, तो वृत्त के बारे में पढ़ा हुआ है अपना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर की स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की स्क्वायर। और अपने कर रहे हैं गोला, ठीक है, अपने कर रहे हैं गोला। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की स्क्वायर। और एक गोले को बनाने में 4 वृत्त लगते हैं। एक गोले को बनाने में 4 वृत्त लगते हैं, ठीक है। तो अगर हमें गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बनेगा 4 पाई आर की स्क्वायर, 4 पाई आर की स्क्वायर, ठीक है। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की स्क्वायर और गोले को बनाने में 4 वृत्तों का यूज होता है, इसलिए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर की स्क्वायर। अगर याद हो तो शंकु के अंदर हमने वक्र पृष्ठ अलग पढ़ा था और संपूर्ण पृष्ठ अलग पढ़ा था, याद है ना। लेकिन गोले में ऐसा नहीं होता है, गोले में संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ एक ही होता है, ठीक है ना। तो अगर वो बोले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो भी 4 पाई आर की स्क्वायर ही लगाना है। वो बोल दे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो भी 4 पाई आर की स्क्वायर ही लगाना है। वो बोल दे पृष्ठीय क्षेत्रफल तो भी 4 पाई आर की स्क्वायर ही लगाना है। इसके अंदर वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर की स्क्वायर, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर की स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर की स्क्वायर। एक गोले को बनाने में 4 वृत्तों का यूज होता है, ठीक है। गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा आपका गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन। अब अर्धगोला भी होता है। अर्धगोला, अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है, वक्र पृष्ठ अलग होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर की स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर की स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ बोले तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 पाई आर की स्क्वायर, ठीक है। लास्ट हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। आयतन है तो क्यूब, बाकी हो जाएगा क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा समझा देते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ अलग अलग कैसे है। गोले में तो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ एक ही चीज है,
ठीक है ना। गोले में वक्र पृष्ठ नहीं होता है, संपूर्ण पृष्ठ ही होता है। तो कई बार एग्जामिनर चकमा देने के लिए वक्र पृष्ठ कह देते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठ बताओ, तो भी फॉर्मूला यही लगाना है, यही वक्र पृष्ठ है, यही संपूर्ण पृष्ठ है। लेकिन अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है, वक्र पृष्ठ अलग होता है। इसको समझा देंगे आपको। चलो देखो, ट्रेन में अगर आपने सफर किया हो, ठीक है, लेकिन जर्नल में नहीं भी, इसमें होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, स्लीपर होता है, फिर एसी कोच होता है, ठीक है ना। तो अगर एसी कोच में अगर सफर किया होगा तो वहां पर खाना मिलता है। खाना एक क्या नाम से, अपने पातल कह सकते हैं या कागज की कटोरी कह सकते हैं, उसमें पैक होता है, ठीक है। उसमें कुछ चावल होते हैं और उसके साथ में अगर जैसे कोई चपाती लेना चाहे तो चपाती वगैरह मिल जाती है, अदरवाइज उसमें कुछ साग होता है, ठीक है। तो वो ऊपर से पैक होकर आपको मिलता है। अब खाना खाने के लिए जैसे आप उसको हटाओगे, जैसे कोण में से हटाया था, तो उसको हटाओगे तो जब आपको परोसा जाएगा वो खाना, उस वक्त वो कहलाएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि एक अर्धगोलाकार कटोरी होगी, ठीक है ना, जो कि उससे चपा उससे बनी होगी, पातल से बनी होगी, और ऊपर से वो ढकी होगी। तो अर्ध गोलाकार जो कटोरी होगी जिसमें चावल है और ऊपर से ढकी हुई है, वो आपको दिया जाएगा। जब आपके हाथ में वो होगा तब तक तो वो क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। अब चावल खाने के लिए जैसे आप उसका जो कवर ऊपर से हटाओगे तो गोलाकार, वो वृत्ताकार होगा, ऊपर का जो कवर होगा वो वृत्ताकार होगा। जैसे आप उसको हटा दोगे तो एक वृत्त कम कर दिया आपने, 3 पाई आर की स्क्वायर में से एक वृत्त कम कर दिया, कितने वृत्त रह जाएंगे, 2 पाई आर की स्क्वायर, ठीक है। तो एक अर्ध गोला 2 वृत्त से बना होता है, संपूर्ण गोला 4 वृत्त से बनता है। संपूर्ण गोला 4 वृत्त से बनता है और अर्ध गोला जो है 2 वृत्त से बनता है। लेकिन अर्ध गोले को अगर ऊपर से ढकना पड़े तो एक वृत्त और ही लग जाता है, तो टोटल हो जाते हैं 3 वृत्त। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ में 3 वृत्त होते हैं। अगर ऊपर का एक वृत्त हटा दे तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ रह जाएगा, जो कि उसमें 2 पाई आर की स्क्वायर यानी 2 वृत्त रह जाते हैं। जैसे एक बॉल है, अगर आप कई बार मैच खेलते हो तो 2 हिस्सों में टूट जाती है, वो 2 हिस्सों में टूट जाती है। जो हाफ हिस्सा है, ठीक है ना, वो अर्धवृत्त अर्धगोला है, और अर्धगोला है तो ऊपर से तो वो खाली है, तो बाकी का जो चारों तरफ का जो एरिया है वो कहलाएगा उस जो गेंद है उसका वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। उसमें जो रबड़ यूज किया हुआ है वो वक्र पृष्ठ है, या उसमें जो कवर किया हुआ है वो वक्र पृष्ठ है। और अगर आप उसको देखोगे तो उसमें 2 वृत्त आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एक अर्ध गोला जो बना होता है वो 2 वृत्त से बना होता है, लेकिन उसको ऊपर से अगर ढक दिया जाए तो एक वृत्त और लग जाता है जो संपूर्ण पृष्ठ को इशारा करता है। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ में 3 वृत्त होते हैं और वक्र पृष्ठ में 2 वृत्त होती हैं। और पूरे गोले में कितने वृत्त होते हैं, 4, ठीक है ना। ऐसे शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि किसी को कई बार थोड़ा बहुत भूल जाए तो ऐसी बातें याद रह जाती हैं, जिससे वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल लेता है। क्योंकि फॉर्मूले वाले जो चैप्टर होते हैं ना, उसमें हमारी एक मानसिकता होती है कि फॉर्मूला याद है तो ही मैं सवाल करूंगा। मान लो एग्जाम में आ गया कि आपको बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, अब दिमाग में सबसे पहले आएगा कि वक्र पृष्ठ को फॉर्मूला याद है कि नहीं है, तो फिर अपने सवाल को ही छोड़ देते हैं कि फॉर्मूला तो याद है ही नहीं, फिर करेंगे कैसे। अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो फॉर्मूला तो बना हुआ है, कैसे ना कैसे तो बना हुआ है। अगर वो चीज कोई बात याद आ जाती है तो कई बार फॉर्मूला याद आ जाता है। जब फॉर्मूला याद आ जाता है तो अपने सवाल हल कर पाते हैं। जैसे अब गोला है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ एकदम से याद नहीं आया तो याद आ जाएगा कि विदिन के बाद 4 वृत्त बने। अब वृत्त का क्षेत्रफल अगर याद आ गया पाई आर की स्क्वायर, तो 4 गुणा पाई आर की स्क्वायर याद आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अर्धगोले में संपूर्ण में 3 वृत्त लगते हैं और क्या नाम वक्र पृष्ठ में 2 वृत्त लगते हैं। आयतन का याद रखना ही पड़ेगा, 4/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 पाई आर की क्यूब। करें सवाल शुरू। ये फॉर्मूले हैं, इनको उतारें क्योंकि सवाल आएगा फॉर्मूले पर आधारित आएगा, कुछ ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है।
पहला सवाल लिखो कि धातु के 3 ठोस गोले, धातु के 3 ठोस गोले, धातु के 3 ठोस गोले जिनके व्यास 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी है। धातु के 3 ठोस गोले जिनके व्यास 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी है को पिघलाकर एक अन्य ठोस गोला बनाया जाता है। धातु के 3 ठोस गोले जिनका व्यास 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी है को पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है। नए गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। नए गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। धातु के 3 ठोस गोले हैं जिनका व्यास 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है। तो नए गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो तीन गोले हैं जिन्हें पिघला दिया गया है और पिघलाने के बाद में एक नया गोला बनाया। यही है क्या? तो पहली बात तो हमेशा ध्यान रखना कि जब किसी आकृति को पिघलाकर नई आकृति बनाई जाती है तो हमेशा आयतन बराबर होता है। आयतन, क्षेत्रफल बराबर नहीं होता है, आयतन बराबर होता है जब किसी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाए। जैसे मान लो क्वेश्चन हार्ड हो तो ऐसे भी आएगा कि पिघलाया तो शंकु को था लेकिन बना दिया बेलन, बेलन को पिघलाकर गोले को बना दिया। तो भी हम यही कहेंगे कि अगर बेलन को पिघलाकर गोला बनाया है तो बेलन का आयतन और गोले का आयतन बराबर होगा। अगर कोई आकृति पिघलाकर बनाई जाती है तो हमेशा आयतन बराबर होता है। तो 3 ठोस गोले थे, इन्हें पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दिया है। तो इन तीनों के आयतन का योग इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। और आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। नाम रख देंगे R1, ये R1 है, ये R2 है और ये R3। ठीक है, 4/3 पाई R2 की क्यूब, 4/3 पाई R3 की क्यूब। और बड़ा गोला बना दिया तो 4/3 पाई R की क्यूब। बड़े गोले की त्रिज्या बड़ी R कर। ठीक है, इस गोले को पिघलाया तो इसका आयतन, इस गोले को पिघलाया इसका आयतन, इस गोले को पिघलाया इसका आयतन। तीनों का आयतन का योग बड़े गोले के आयतन के बराबर है। ठीक है ना। अगर मैं 4/3 पाई कॉमन ले लूं, सभी के पास दिख रहा है ना, सभी के पास है, कॉमन ले लूं तो 4/3 पाई R1 की क्यूब, R2 की क्यूब, R3 की क्यूब बराबर हो जाएगा 4/3 पाई R की क्यूब। ये कट हो जाएंगी। ठीक है, अब जो छोटी R की क्यूब का योग है वही बड़ी R की क्यूब के बराबर होगा। अब छोटी R देखो दी हुई है, पहला गोला जिसका व्यास 6 सेमी है। अगर गोले का व्यास 6 सेमी है तो त्रिज्या तो 3 होगी, क्यूब लगा देंगे। दूसरे का व्यास 8 सेमी है तो त्रिज्या 4 होगी, 4 की क्यूब लगा देंगे। तीसरा व्यास 10 सेमी है तो त्रिज्या तो 5 सेमी होगी, स्क्वायर कर देंगे। और सब बराबर होगा बड़ी R की क्यूब की। हाँ सॉरी, स्क्वायर लगा दिया, 5 की क्यूब। ठीक है, अब 3 की क्यूब पता होगा, 3 3 होती है 27, 4 चौके 16 चौके 64, 25 5 125। ठीक है, और ये किसके बराबर है? बड़ी R की क्यूब, यानी बड़े गोले की त्रिज्या के बराबर। जोड़े तो 5 और 4 9 होता है, 9 और 7 16।
हासिल गई 1, 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11, तो ये बनेगी 216 बड़ी आर की क्यूब। अगर क्यूब हटा दें तो 6 आ जाएगा, क्योंकि 216 6 की क्यूब होती है और ये आर की क्यूब है, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 6। एक बार उतारो फिर दोबारा से दोहरा देते हैं। हसम सर जी ने क्लास लगाई है क्या कोई अभी तक? अभी आई नहीं। हाँ फिर रोजे शुरू होने वाले हैं, आ जाते तो बढ़िया था। उतार दिया क्या? चलो दोहरा देता हूं मैं। 3 छोटे छोटे गोले थे जिन्हें पिघलाया, ये पहला गोला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, पहले गोले की त्रिज्या R1, दूसरे की R2 और तीसरे की R3। इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो इन तीनों के आयतन का योग तीसरे के आयतन के बराबर होगा। आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की। और बड़े गोले का आयतन भी 4/3 पाई आर की क्यूब। 4/3 पाई सभी के पास था, तो मैंने 4/3 पाई बाहर रख लिया, अंदर आ गया R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब, और इधर 4/3 पाई आर की क्यूब था। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट हो गया। R1 देखो व्यास 6 था, व्यास जो है 6 था, तो त्रिज्या क्या होगी अपनी 6/2, 3। ठीक है ना, तो त्रिज्या व्यास की आती होगी, तो 6 व्यास था तो त्रिज्या 3 होगी, व्यास 8 था त्रिज्या 4 होगी, व्यास 10 था तो त्रिज्या 5 होगी। R1 की क्यूब, R2 की क्यूब, R3 की क्यूब बराबर बड़ी आर की क्यूब। 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, जोड़ेंगे तो आएगा 216। 216 बराबर बड़े आर की क्यूब। अगर क्यूब 216 का देखें तो 6 की क्यूब होता है ये, तो ये 6 की क्यूब है, ये आर की क्यूब है, क्यूब से क्यूब हटाओगे तो आर बराबर हो जाएगा 6। अदरवाइज पता ही होना चाहिए 216 6 की, तो आर बराबर सीधा 6 लिखो। ऐसे कैसे एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग से करके बताओ। धातु के 3 ठोस गोलों जिनकी त्रिज्याएं, धातु के 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी है। 1 सेमी, एक धातु के 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी है। धातु के 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी है, को पिघलाकर एक अन्य ठोस गोला बनाया जाता है। धातु के 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी है, को पिघलाकर एक अन्य ठोस गोला बनाया जाता है। इस नए बनाए गए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 9 से सही है क्या?
नो निकाला सभी ने? शाहरुख जी करो, दिखा, शुरू करो। शाहरुख जी करके कौन देखो, नहीं थे कभी भी। सवाल जब तक करके नहीं देखोगे तब तक गणित नहीं आएगी। देखो सेम ही सवाल है। अगर हम 3 गोले पिघलाकर एक गोले बना रहे हैं तो जो पिघलाए गए 3 गोले हैं उनके आयतन का योग बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। सेम चीज होनी है। 4/3 पाई को बाहर रख लेंगे, वही R1 की क्यूब, वही R2 की क्यूब, खाली मान ही रखना है, केवल मान ही रखना है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगी, वही कट हो जाएगा। अब पहले गोले का जो व्यास है, व्यास वो 1 है, दूसरे का त्रिज्या दिए क्या डायरेक्ट? ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। तो पहले की त्रिज्या 1 है, दूसरे की त्रिज्या कितनी है? दूसरे की त्रिज्या 6 और तीसरे की 8 है। सीधा रखना है 1 की क्यूब, फिर 6 की क्यूब और फिर 8 की क्यूब, और ये बराबर हो जाएगी बड़ी R की क्यूब की। 1 की क्यूब तो 1 ही होता है, 6 की 216 और 8 की 512 बराबर बड़ी R की क्यूब। जोड़ देंगे 6 2 8 और 1 9, 729। अब पता होगा किसकी क्यूब होती है ये? 9 की क्यूब होती है ये। और क्यूब से है, और ध्यान ना होवे तो छोटा छोटा टुकड़ा करो। 9 3 से करो, सबसे छोटा 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 निमा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब क्यूब है, इसका मतलब 3 का जोड़ा होने पर एक संख्या बाहर, 3 का जोड़ा होने पर एक संख्या बाहर, तो 2 संख्या बाहर आई है, 3 तिया 9, ऐसे हो सकता है। ठीक है ना, इससे पहले 216 आया था, तो 216 का भी ना पता हो तो टुकड़े करोगे, 2 से कटोगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है ना, क्यूब भी था उसमें भी, तो 3 का जोड़ा तो एक संख्या बाहर, 3 का जोड़ा तो एक संख्या बाहर, 3 दूनी 6, उसमें 6 आया था ना, इसमें 9 आया। तो ऐसे टुकड़े भी कर सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत स्क्वायर क्यूब याद होनी जरूरी है। तारो इसको। कर दिया, लिखो फिर प्रश्न। 12 सेमी व्यास वाले 12 सेमी व्यास वाले 12 सेमी व्यास वाले 12 सेमी व्यास वाले
शीशे के एक ठोस गोले को पिघलाकर 12 सेमी व्यास वाले शीशे के एक ठोस गोले को पिघलाकर 3 छोटे आकार के गोले बनाए गए हैं। 12 सेमी व्यास वाले शीशे के एक ठोस गोले को पिघलाकर 3 छोटे गोले बनाए गए हैं, जिनके व्यास का अनुपात 3:4:5 है। जिनके व्यास का अनुपात 3:4:5 है। सबसे छोटे गोले की त्रिज्या बताओ। पहले क्या था, छोटे गोले पिघलाकर बड़ा गोला बना रहे थे, अब उल्टा हो गया, बड़ा गोला पिघलाकर छोटे गोले बनाए हैं। पहले बड़े गोले की त्रिज्या पूछी, अब छोटे गोले की त्रिज्या पूछ। तो 12 सेमी व्यास वाले शीशे के ठोस गोले को पिघलाकर 3 छोटे आकार के गोले बनाए गए हैं, जिनके व्यास का अनुपात 3, 4 और 5 है। सबसे छोटे गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटे गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटे गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो रहेगा तो यही फॉर्मेट, लेकिन इस बार बड़े गोले को पिघलाकर छोटे गोले बनाए हैं। पहले छोटे गोले पिघलाकर बड़े गोले बनाए थे। तो दोनों में से कोई सा भी पूछ सकते हैं। देखो इस बार क्या किया है, बड़े गोले को पिघलाया है जिसका व्यास दिया हुआ है 12। व्यास 12 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी। इस गोले को पिघलाकर 3 छोटे गोले बनाए गए हैं, ठीक है, जिनके व्यास का अनुपात है 3:4:5। मैंने कल ही बताया था कि जो व्यास का अनुपात हो वही त्रिज्या का अनुपात होता है। इनको आधा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान करो तो यही तो है ना, व्यास अनुपात व्यास कितना है, 3:4:5। तो त्रिज्या का अनुपात भी यही आ जाएगा, त्रिज्या अनुपात। नाम रख सकते हो 1 2 3 1 2 3। कल बताया था मैंने आपको कि जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात भी होता है, बताया था ना। मैंने कहा शर्त ये होनी चाहिए कि व्यास ही होना चाहिए, तो त्रिज्या होगी। जो शनिवार को क्लास हुई थी तब बताया था कि व्यास का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात, परिधि का अनुपात समान रहता है। तो इन्होंने व्यास का दे रखा है, हम इनको त्रिज्या का अनुपात मान लेंगे। R1 का अनुपात आ गया 3, तो R1 को हम अगर त्रिज्या माने तो 3x कह सकते हैं। R2 का अनुपात 4 है, लेकिन त्रिज्या माने तो हम 4x कह सकते हैं। और R3 के लिए हम कह सकते हैं 5x। जो व्यास का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात मान लेंगे अपने, और त्रिज्या अनुपात में है तो x लगा देंगे, तो ये पहली त्रिज्या, ये दूसरी त्रिज्या और ये तीसरी त्रिज्या। अगर मुझे x का मान मिल गया तो मैं जैसे इनसे गुणा करूंगा मुझे त्रिज्याएं भी पता लग जाए। छोटी त्रिज्या पूछी ना उसने सबसे छोटी त्रिज्या पूछी, ठीक है। तो बड़े गोले की त्रिज्या 4/3 पाई r की क्यूब, ठीक है ना। अगर इसका भी आयतन 4/3 पाई r की क्यूब बनेगा, तो अगर मैं 4/3 पाई कॉमन रख लूं, ये कॉमन वाला समझ तो आ गया होगा, अभी 2 सवालों में किया है, तो अंदर सिर्फ रह जाएगा R1 की क्यूब, R2 की क्यूब और R3 की क्यूब, ठीक है ना। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट हो जाएगा। अब यहाँ है R, अब देखो व्यास 12 था तो त्रिज्या कितनी थी 6, तो R की जगह हम लिखेंगे 6 की क्यूब, ठीक है ना।
R1 का मान 3x है यानी 3x की क्यूब, R2 का मान है 4x तो 4x की क्यूब, और R3 का मान है 5x तो 5x की क्यूब। ये हो जाएगा 216, और ये हो जाएगा 27x की क्यूब, ये 64x की क्यूब, और ये 125x की क्यूब। ठीक है, जोड़ेंगे इनको तो ये भी 216 ही बनेगा। 216 से 216 कट हो गया, यानी 216 एक कम 216, तो x की क्यूब बराबर 1 है, तो x बराबर भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 की क्यूब भी तो 1 ही होता है। तो आप यूं कट कर दोगे तो आपको x बराबर 1 ही नजर आ जाएगा। अगर x बराबर 1 है तो फिर 3 गुणा 1 करोगे तो 3 आएगा, 4 गुणा 1 करोगे तो 4 आएगा, 5 गुणा 1 करोगे तो 5 आ जाएगा। यानी R1 चाहिए तो 3x है, 3 गुणा 1 करेंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3। R2 चाहिए तो 4x है, 4 गुणा 1 करेंगे तो आएगा 4, और R3 चाहिए तो 5x, 5 गुणा 1 तो 5 आ जाएगा। R1, R2, R3 3, 4 और 5, तो जो अनुपात थे वही त्रिज्या बन जाएगी। तो बड़े गोले से छोटे गोले में भी जा सकते हैं, छोटे से बड़े में भी पूछ सकते हैं। तो सबसे छोटे गोले की त्रिज्या, तो जो अनुपात सबसे छोटा होगा उसकी त्रिज्या भी सबसे छोटी आएगी, तो आंसर के नाम पर आप ये कर सकते हो 3। ठीक है, दोहरा देता हूं। बड़े गोले को पिघलाया जिसका व्यास 12 था, अगर व्यास 12 था तो त्रिज्या 6 होगी। बड़े गोले को पिघलाकर उन्होंने 3 छोटे गोले बनाए, जो 3 छोटे गोले बनाए उनके व्यास का अनुपात 3:4:5 है। जो व्यास का अनुपात वही त्रिज्या का अनुपात होगा, 3:4:5। ठीक है, तो अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है तो x लगा देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, पहली त्रिज्या 3x, दूसरी 4x, तीसरी 5x। ठीक है ना। अब आयतन का फॉर्मूला तो 4/3 पाई r की क्यूब होता है, तो सभी में 4/3 पाई कॉमन होगा, तो बाहर रख लिया, अंदर आ जाएगा R1 की क्यूब, R2 की क्यूब, R3 की क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट हो जाएगा, r की जगह 6 की क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3x की क्यूब, 4x की क्यूब, 5x की क्यूब, ये 27x की क्यूब, 64x की क्यूब, 125x की क्यूब। जोड़ेंगे 216, 216 में 216 का भाग देंगे तो 1 आएगा। x की क्यूब बराबर 1 है, तो 1 की क्यूब भी तो 1 ही होता है, क्यूब से क्यूब कट करोगे तो x बराबर 1 ही आ जाएगा। अगर x बराबर 1 है तो फिर 3x का मान 3, 4x का मान 4 और 5x का मान 5। सबसे छोटी त्रिज्या पूछी है तो 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़े से स्टार्टिंग भारी भरकम से होगी। अब कुछ नॉर्मल सवाल करवाते हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांस ज्यादा बनते हैं ना। शीट में थोड़े से स्टार्टिंग भारी क्वेश्चनों से होगी, तो मैं अपनी तरफ से कुछ सवाल देता हूं आप लोगों को, ताकि अपने कुछ बेसिक सवाल कर पाए, फिर अपने शीट में आगे बढ़ेंगे। इसको उतारो और कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। उतार लिए? लेकिन मोटा मोटी कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। 3 छोटे गोले पिघलाकर उसने बड़ा गोला बनाया, तो अगर छोटी त्रिज्याएं दी है तो बड़ी त्रिज्या पूछेंगे, बड़ी त्रिज्या दे रखी है तो छोटी त्रिज्याओं में से कोई सी भी पूछ सकते हैं। और एक कंसेप्ट ये भी तैयार हो गया, कोई आकृति पिघलाकर बनाए तो आयतन बराबर आयतन होगा। कल को आप क्षेत्रफल बराबर मत कर देना। तो मैं अपनी तरफ से सवाल दे रहा हूं। त्रिज्या है 7, ठीक है ना। तो आपको बताना त्रिज्या 7 है, तो आपको बताना है गोले का आयतन, और दूसरा बताना है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। त्रिज्या दे रखी है 7, अगर त्रिज्या 7 है तो गोले का आयतन भी बताना है और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी। ये एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से है कि यदि
यदि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेमी हो तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इसे आसान नहीं बनेगा, त्रिज्या दे करके वो आपसे आयतन या संपूर्ण पृष्ठ पूछ सकता है। तो मैंने गोले की त्रिज्या दे दी 7 सेमी और आपसे पूछ रहे हैं गोले का आयतन और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले में 2 ही होता है, अर्धगोले में 3 होते हैं। गोले में तो या तो संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा या आयतन पूछेगा। करके देखो, फॉर्मूले दोनों के लिखवाए हैं। त्रिज्या यदि 7 हो तो गोले का हाँ सेमी में है, 7 सेमी। यदि त्रिज्या 7 सेमी है तो गोले का आयतन और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर दिया? अन्य सब ने गुना करके 3 को भाग देना। हाँ पॉइंट में आएगा आयतन तो, क्योंकि आयतन तो पॉइंटों में आएगा, क्षेत्रफल नहीं आएगा। आयतन में तो 3 का भाग देना पड़ेगा ना, इसलिए पॉइंटों में आ जाएगा। हाँ देखो, सबसे पहले अपने आयतन का जिक्र करते हैं। आयतन त्रिज्या 7 हो तो आयतन क्या होगा? आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, तो 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर की क्यूब है, तो आर गुणा आर हो जाएगा। 7 से 7 कट हो जाएगा। अब शाहरुख जी देखो इधर, आप 4 को गुणा करोगे, 22 को गुणा करोगे और 7 7 49 का गुणा करोगे, लास्ट में बाकी किसका देना है? ठीक है, तो 22 निमा 198, 22 निमा 198, तो हासिल गई 19। 22 चौका 88, 88 और 10 98 और 108 107 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा किससे करना है? 4 से। 4 से गुणा करेंगे तो 4 8 32, 4 8 32 हासिल गई 3, फिर 4 7 28, 28 और 3 31, 4 एकम 4, लास्ट में 3 का भाग दे दो आराम से। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 7 21, तो ये आ जाएगा आपका 1437 सही 1/3। हाँ, चाहे 0.33 कर देना, 1 में भाग दे दोगे तो आगे 0.33 भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आया आयतन। आयतन आया आयतन। किसी ने ये निकाला होगा, किसी ने 1437.33 निकाला होगा, एक ही बात है। ठीक है, तो ये तो आयतन हो गया। अब दूसरा हमने पूछा था गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी निकाल लेते हैं। 616। ठीक है ना, तो आपके एग्जाम में त्रिज्या 7 देकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूछे जाने का चांस ज्यादा है। ठीक है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दे अपने।
क्या फॉर्मूला लिखा था? 4 पाई ऊपर इधर 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 कर देते हैं ना, 4 पाई आर की स्क्वायर। किसका है ये? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 से 7 तो कट जाएगा। अब 22 साते होता है 154, गुणा कर दोगे 4, तो 4 चौके 16, 15 चौके 60 और 1 61। ये क्षेत्रफल है तो आएगा सेमी स्क्वायर, और यहाँ आएगा सेमी क्यूब, क्योंकि आयतन है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कर लोगे? ठीक है, तो एक सवाल और करके बताओ, इसको उतारो और सवाल करके बताओ। कोई डाउट है तो बताओ। देखिए सवाल, ठीक है। सवाल है कि दो गोले हैं, दो गोले जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 40 सेमी और 10 सेमी है। दो गोले जिनकी त्रिज्याएं 40 सेमी और 10 सेमी है। दो गोले जिनकी त्रिज्याएं 40 सेमी और 10 सेमी है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 40 सेमी और 10 सेमी है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो गोले हैं जिनके त्रिज्याओं का अनुपात है 40 सेमी और 10 सेमी, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। है 16:1, 16:1। ये तो उतार लिया होगा ना। देखो, दो गोले हैं जिनकी त्रिज्याओं के बीच अनुपात है 40:1, 40 सेमी और 10 सेमी, और इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होती है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई r1 की स्क्वायर। पहला गोला है इसलिए त्रिज्या का नाम दे देंगे r1, दूसरा गोला है तो 4 पाई r2 की स्क्वायर। यही करेंगे भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई r की स्क्वायर, 4 पाई r की स्क्वायर, यही होता है। लेकिन इसकी त्रिज्या फर्स्ट है, ये पहला गोला है इसलिए त्रिज्या का नाम कर दिया r1, दूसरा गोला है इसलिए त्रिज्या का नाम कर दिया r2। 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगी। अब पहली त्रिज्या है 40, तो 40 की स्क्वायर, दूसरी त्रिज्या है 10, तो 10 की स्क्वायर। 40 की स्क्वायर 1600, 10 की स्क्वायर 100, 2 0 से 2 0 कट होगी, आ जाएगा 16:1। 16:1, ठीक है, 16:1। कर लोगे ना? ऐसा एक और दे दे क्या? तो लिखो, दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात, दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है।
दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना आपको। निकाला? दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ, कुछ नहीं करनी, त्रिज्याओं की स्क्वायर करनी है, क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो इस क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर की स्क्वायर, 4 पाई आर की स्क्वायर। पहली 4 पाई से 4 पाई कट हो गया। पहले की त्रिज्या 3 है तो 3 की स्क्वायर, दूसरे की त्रिज्या 2 है तो 2 की स्क्वायर। ठीक है ना? 3 की स्क्वायर 9 होती है, 2 की स्क्वायर 4 होती है, तो 9:4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात, दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, इनके आयतनों का अनुपात बताएं। इनके आयतनों का अनुपात, दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, इनके आयतनों का अनुपात बताएं। दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, इनके आयतनों का अनुपात बताएं। दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, इनके आयतनों का अनुपात। तो हमें तो त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ और आयतन का अनुपात पूछा है। पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन। आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब। 1 और 2, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट हो गया। R1 की क्यूब, R2 की क्यूब। R1 जो है वो 3 है, 3 की क्यूब। R2 4 है, 4 की क्यूब। 3 3 9 3 27, 4 चौके 16 चौके 64, 27:64। सही है। नेक्स्ट लिखो, दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात, दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है, दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है, दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है, इनके आयतनों का अनुपात बताएं। दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है, आयतनों का अनुपात बताएं। दो गोले जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है, आयतनों का अनुपात बताएं। सेम ही फॉर्मूला लगेगा, 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। पहली आर 1 है, दूसरी 3 है। 1 की क्यूब तो 1 ही होता है, 3 की क्यूब 27, तो 1:27 कर लोगे ना। बहुत छोटे छोटे सवाल है। ठीक है, अब थोड़ा सवाल और बढ़िया बनाते हैं। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है।
पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है ये। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? 8:27। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और आयतन का अनुपात पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात देकर आयतन का अनुपात पूछा है। दो गोले जिनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? देखो इधर इस बार पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, हम यूं लिखेंगे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अनुपात है 4:9। ठीक है ना? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर की स्क्वायर और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर की स्क्वायर बराबर 4/9। 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा। अब अपने पास R1 बटा R2 और साथ में लगी हुई है स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हटेंगी तो R1 बटा R2 रह जाएगा और सामने लग जाएगा रूट। ठीक है, तो त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3। अब सवाल नॉर्मल हो गया कि त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ और आयतन का अनुपात पूछा है। देखो क्या लिखा हुआ लास्ट में कि आयतन का अनुपात बताओ। गोल ये लिख देंगे पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन अनुपात दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन, आयतन अनुपात आयतन। आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। R1 का मान 2 है तो 2 की क्यूब, R2 का मान 3 है तो 3 की क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होती है 27, तो अनुपात बनेगा 8:27। ठीक है, दोबारा से देखो, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है 4:9 और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर की स्क्वायर, 4 पाई आर की स्क्वायर और बराबर में होता है 4/9। अब 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा 4 और 9 पर। ठीक है ना? अब 4 का रूट तो 2 होता है और 9 का रूट 3 होता है। अब R1 का मान 2 है, R2 का मान 3 है, पहले गोले का आयतन दूसरे गोले का आयतन। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, पहली त्रिज्या 2 है, 2 की क्यूब, दूसरी त्रिज्या 3 है, 3 की क्यूब, तो 8:27 हो जाएगा। सही है? सवाल करके बताओ, एक दे रहा हूं, सवाल करके बताओ। टाइम तो नहीं हुआ? चलो लिखो, हाँ उतार लो, टाइम हो ही गया ना। ठीक है, नहीं उतारो, बस इतना ही करांगा, आज टाइम हो गया। तो आप उतारोगे तो ये 1 मिनट लग जाना है सवाल करवाने में, बताने में। मैं एक सवाल लिखवा दूंगा, खुद करके देख लेना। नहीं चलने दो, चलने दो, एक सवाल मैं लिखवा दूंगा, आप खुद करके देखना, इसको फटाफट उतार लो। पहले उतार तो लेने दो हमें। चलो आप उसको उतार लेना और नेक्स्ट सवाल ये कर लेना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात देखकर आयतन का अनुपात पूछा है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात वो है 16:9
16:25। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है 16:25 और आयतन का अनुपात आपसे पूछा है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और आयतन का अनुपात पूछा है। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 था, आयतन का अनुपात पूछा था। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, आयतन का अनुपात पूछा है। हल करके देखना इसको। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। जय हिंद।